लेकिन अपने को इसमें बेस्ट से बेस्ट करके देना है, जो भी बच्चों के बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हमारी क्लासेस डिजिटल ना हो उसके प्रयास करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। What about task? What about task? डन 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 डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डाउट है, तो मैं सारे डाउट पहले अपने हिसाब से लेता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में डाउट होंगे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस होंगी, नहीं होंगी, क्या होगा, इसका सब शेड्यूल आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। 18 तारीख से सरकार ने आदेश दे दिया है। एलन पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तैयारी के साथ उतरेगा, सारी जानकारी आपको दे दी जाएंगी कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहें, ऑफलाइन पढ़ना चाहें, ऑनलाइन में टीचर चेंज होगा, ऑफलाइन में चेंज होगा, वही रहेंगे। इसकी सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी कि सर मैं ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ना चाहती हूँ, मैं कोटा आना चाहती हूँ, पर कोटा रह के भी ऑनलाइन पढ़ना चाहती हूँ। सारी जानकारी, आप चिंता नहीं करें। आपके हर प्रश्न का जवाब एलन हमेशा देता आया है और आगे भी देता रहेगा। एलन जाना जाता है अपने गुड मैनेजमेंट और बहुत अच्छी पढ़ाई के कारण। चलिए पढ़ाई चालू करें, पढ़ाई चालू करें। ऑल डन। चलिए, हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन के बाद भी ऑनलाइन में आप ही पढ़ाओगे या आप ऑफलाइन में चले जाओगे, क्या होगा, सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा और सारे जवाब ऐसे मिलेंगे जो बच्चों के हित में होंगे। आपका कहीं भी किसी भी लेवल पे नुकसान नहीं होगा। आपको जिन टीचर से पढ़ना है वही टीचर आपको पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें, किसी भी तरह से किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस, टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। आप कौन सी बिल्डिंग में पढ़ाओगे, कौन सी बिल्डिंग में अभी आप पढ़ा रहे हो, कहाँ होते हो, कैसे करोगे, इन सब बातों का जवाब अगले 2 दिन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की आप परेशानी ना लें, बच्चों के हित में ही सारा काम होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। चलो पढ़ाई करें, चलो पढ़ाई करें, चलो पढ़ाई करें, चलो पढ़ाई करें। बिल्कुल नैन्सी, जो ऑनलाइन करना चाहेगा वो ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर सकता है, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन कंटिन्यू कर सकता है। ये सारी बातों की जानकारी आपके पास 2 या 3 दिन में सारी जानकारी आ जाएगी। किसी भी तरह से बच्चे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सब बच्चों के फेवर में ही होगा, जैसा बच्चा चाहेंगे वैसा ही होगा। एलन हमेशा जाना जाता है अच्छी पढ़ाई और अच्छे मैनेजमेंट के कारण। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। ऑनलाइन कंटिन्यू करना बेटर है या ऑफलाइन? अनुष्का जी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कहाँ अच्छा लग रहा है। दोनों ही अच्छे हैं, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। हमेशा बच्चों के हित में ही काम होगा। कई बच्चों को ऑनलाइन बेटर लगता है, कहीं बच्चों को ऑफलाइन बेटर लगता है। ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, तो आप किसी भी तरह से परेशानी ना लें। सब अच्छा होगा, टीचर सारे आपको बेस्ट दिए जाएंगे। आप ऑनलाइन पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे, टीचर डिवाइड होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। एलन जाना जाता है अपने अच्छे मैनेजमेंट और अच्छी पढ़ाई के कारण। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस।
चलिए, थैंक यू। आइए पहले एक्सरसाइज 2 डिस्कशन करते हैं। पहले मैं अपने हिसाब से एक्सरसाइज 2 के जो डाउट मुझे लगते हैं जनरली वो मैं पहले करा देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। आप अपना मॉड्यूल खोल के बैठ जाइए, एक्सरसाइज 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज लाइंग अलोंग, अलोंग का मतलब होता है थीटा 0। फिर इसको वर्क डन पूछा है फाइनल 90 डिग्री, बाद में हो गया 90, तो इनिशियल फाइनल मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। ये एक अच्छा सवाल है। पहला चार्ज रखा है प्लस क्यू, 0 a यहां रखा है, ठीक है। दूसरा -2 क्यू यहाँ रखा है, 0 0 0 यहाँ रखा है ऑरिजिन पे। तीसरा कहाँ रखा है, ए पे रखा है, ए पे रखा है। अब आपको याद हो तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो आप क्या करेंगे, इस -2q को ब्रेक करेंगे। कैसे, -q और -q, इससे क्या होगा बच्चों, एक डाइपोल तो ये बन जाएगा और एक डाइपोल ये बन जाएगा। इस -2q को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, बस खत्म हो गया। अब देखिए डाइपोल रिएक्शन कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। एक तो ये होगा Q इंटू ए, एक ये होगा Q इंटू ए, तो रिजल्टेंट निकाल लो, अंडर रूट ऑफ √2Q। ओ माय गॉड, 3 में √2Q आ रहा है, चौथा तो काट दो। ओ माय गॉड, 3 में √2Q आ रहा है। अब आप सोचो कहाँ आ रहा है रिजल्टेंट, बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, डाइपोल मोमेंट बराबर है, तो बीच में आएगा इधर। एलोंग एक्स गलत, एलोंग वाई गलत, यही बचा। फिर भी समझना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है तो समझें। ये लिखा हुआ है एलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, किस किस को, 0 0 और ए ए। जो 0 0 और ए को मिलाओगे तो ये लाइन कितना एंगल बनाएगी, ये ए, ये भी ए, ए बराबर है तो 45 डिग्री। तो ये देने का अंदाज है, वो डायरेक्ट 45 ना देकर उसने क्या बोल दिया, अ लाइन जॉइनिंग 0 0 ए। बहुत ही सुंदर अंदाज दिया इसने, लाइन जॉइनिंग 0 0 एंड ए, लाइन जॉइनिंग 0 0 एंड ए। तो वैसे भी आप सोच सकते थे एक ही ऑप्शन बचा, पर और अगर आप क्लियर समझना चाहें तो थर्ड ऑप्शन आएगा। पोटेंशियल दे रखा है इतना, तो पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R, वो दे रखा है Q इंटू 10⁻11। और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R², ये पूछा। तो यहां से R की वैल्यू निकाल लीजिए, Q से तो Q कट गया, R आ गया K/10⁻11। R को पुट कर दें तो KQ, R है K/10⁻11, KQ/K², K से K कट गया,
ठीक है दर्शी जैन, दर्शी जैन क्लियर हुआ, ये आपका डाउट था? दर्शी जैन बेटा क्लियर हुआ क्या, ये आपका डाउट था? ओके ओके, डन डन डन। अभी मैं आपके डाउट बाद में लूंगा, पहले मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, फिर आप अपने डाउट पूछिएगा, क्वेश्चन नंबर बताते जाइएगा, मैं करता जाऊंगा। पहले मैं अपने हिसाब से बता देता हूं। आपसे पूछा ए पे पोटेंशियल बताइए। अब ए पे बच्चों पोटेंशियल कौन कौन देगा? सारे चार्ज देंगे, सबके कारण लिख दीजिए। इसके कारण के क्यू बाय एल, इसके कारण के क्यू बाय एल, इसके कारण ये दूरी, ये 2l है, पाइथागोरस लगा दें तो √5l, इसके कारण टू बाहर ले लें, क्यू बाहर ले लें, के की जगह डाल दें, एल बाहर ले लें, ये था क्या किसी का डाउट? ये था क्या किसी का डाउट? ओके ओके, डन 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 डन, बढ़िया 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 बढ़िया। अगला देखिए, कई बच्चों ने सवाल कर लिया, कई का डाउट होता है, कई तो होशियारी से कर लेते हैं। पता है होशियारी से कैसे करते हैं? एक सिंपल कंपेयर करके कर लेते हैं कई बच्चे तो। एक पुराना कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड के एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। रो होती है चार्ज डेंसिटी, कई बच्चे तो इसी से कर लेते हैं, कंपेयर करा दें, इसको आप कंपेयर करा दें, इक्वल टू AR कर दें और रो की जगह लिख दें चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा कि सर मैं इससे नहीं करना चाहती, तो फाई बराबर होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी तरह से फाई आ जाए, फाई आ जाए तो आप उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर फाई मिल जाए तो आप उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा। दर्शी जैन उसको कंपेयर करना है, ई दे रखी है AR, इसको AR के बराबर कर दो, R से R कट जाएगा और रो की जगह लिख दो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब दूसरा मेथड देखें, फाई, फाई निकाल सकते हैं। फाई क्या होता है? फाई होता है E.A, फाई होता है E.A, E.A कर लीजिए। ई आपको पता है, ए एरिया है 4πr², पूरे स्फीयर में पूछा है तो आर की जगह ए रख देंगे। अन्वेषा होता वो फॉर्मूला नहीं बताया था, ρr/ε कैसे आता है? देखो, ई इनसाइड होता है KQR/R3, इस क्यू की जगह लिख दो रो इंटू वॉल्यूम। अन्वेषा होता आपके लिए डेडिकेटेड कर रहा हूं ये फॉर्मूला। के होता है 1/4πε0, 4π से 4π कट गया,
अन्वेषा होता बताइए, क्लियर हुआ आपको? अन्वेषा होता सही है, डन है क्या? अगला चलें। ये वाला डाउट है क्या? ये वाला डाउट है क्या? बना किसी से? इसकी लैंग्वेज बड़ी गड़बड़ है। अभी दिखने में क्वेश्चन इतना कठिन है पर है नहीं, इसमें हर बार कंफ्यूजन होता है, जिस कंफ्यूजन को आप हटा लीजिए। देखें हो क्या रहा है। वो कह रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्लाइटली डिफरेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई है और दूसरे प्रोटॉन पे चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई, देख लीजिए यही दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन पे ई प्लस डेल्टा ई। ये ओके है क्या? ये तो दे ही रखा है, ये तो दे ही रखा है, सही है। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। अब मुझे आप हाइड्रोजन एटम पे बताओ क्या होता होगा। हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस होता है और बाहर अंदर एक प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा ही होता है कि हाइड्रोजन एटम 1H1, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम याद करिए 1H1, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन एटम पे टोटल चार्ज बता दो अच्छे से। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कितना है ई प्लस डेल ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है माइनस ई, तो हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना आ गया डेल ई। बताओ ये क्लियर हुआ क्या? अच्छे से तसल्ली से बताओ, बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन एटम पे चार्ज बताओ, क्या ये डेल ई क्लियर हुआ? दिस इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, दिस इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, दिस इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। अब क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच की दूरी है डी, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, इस पे चार्ज है डेल ई, इस पे चार्ज है डेल ई, इसका मास है m, इसका मास भी m। तो देखिए दोनों प्लस प्लस हैं, तो कूलम्बिक के कारण प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, F इलेक्ट्रो तो रिपेल करेगा, और दोनों मास ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करेंगे अट्रैक्ट। सोच के देखिए, प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अब वो कह रहा है नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है जब ये दोनों बैलेंस हो जाएं, F ग्रेविटेशन बराबर F इलेक्ट्रो, ग्रेविटेशन होता है जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रो के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए कूलम्बिक फोर्स, पी साई उमा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताएं, पी साई उमा इलेक्ट्रो का फोर्स का फॉर्मूला बताएं कूलम्बिक का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या होता है, Q होता है चार्ज किस पर, मेरे पर या श्रुति पर? नहीं सर, चार्ज ना आप पे ना श्रुति पर, चार्ज होगा हाइड्रोजन एटम पर। और हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना है, हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना है डेली। बस यही समझ में नहीं आता, हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना है डेली, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स में फॉर्मूला होता है पी साई उमा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q होता है चार्ज, चार्ज जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम पे निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम पे हमने चार्ज निकाला डेली। खत्म, सॉल्व कर लीजिए। तो डेल ई का स्क्वायर बराबर जी एम स्क्वायर अपॉन के, तो डेल ई आ जाएगा m रूट जी बाई के। बताइए क्या कंफ्यूजन हटा इस सवाल पर?
क्या कंफ्यूजन हटा? डेल ई कैसे आया ये पता चला? हाइड्रोजन एटम पे टोटल चार्ज डेल ई कैसे आया गरिमा ये पता चला? डेल ई हाइड्रोजन एटम पे टोटल चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? ये देखें, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। डिस्टेंस उनके बीच में मान लेते हैं डी। अभी फोर्स कितना होगा? के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये पहले की बात। बाद में क्या किया? बाद में क्या किया? इसमें से 25% ट्रांसफर कर दिया। 25% मतलब 1/4। तो इसमें से तो 1/4 कम हो गया होगा और इसमें 1/4 ऐड हो गया होगा। यहां से रुपए छीन कर उसको दे दिया तो यहां तो 1/4 ऐड कम हो गया और वहां 1/4 बढ़ गया। तो अब नए चार्ज कितने हो पाएंगे? क्यू माइनस क्यू बाई 4, 3q/4। इसमें 4 एलसीएम लेंगे तो -4q प्लस, ये नए हो गए। अब नया फोर्स निकाल लो, एफ डैश के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, तो 3394416। और इसको बोल देंगे F। ये मैंने अपने हिसाब से एक्सरसाइज 2 के बता दिए। अब आप पूछें कौन सा सवाल मैं और करके बताऊं। अब आप एक्सरसाइज 2 खोलें और पूछें। पहले बात करता हूं 1 से लेके 7 तक। 127 127 127 127 ऑल डन है क्या? ठीक है। अब आइए अगले पेज पर 8 से लेके 15 तक। 8 से 15, 8वां बच्चे कह रहे हैं, 8वां। ठीक है। 8वां क्या कह रहा है? 2 positive ions each carrying a charge q are separated by distance d. If F is the force of repulsion between the ions, then the number of missing electron from each ion. ठीक है, तो 2 पॉजिटिव आयंस हैं, यहां कर देता हूं। तो ये 2 पॉजिटिव आयंस है जिनके बीच की दूरी है d और चार्ज है q। तो फोर्स कितना होगा? 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो यहां से q स्क्वायर निकालें तो आ जाएगा F 4πε0 d स्क्वायर। ठीक है, तो ये q आ गया। अब आप बताइए पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है? पॉजिटिव चार्ज आता कैसे होगा? जब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालते होंगे। जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, सीधी बात है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब बताइए क्यू की जगह क्या कर दें? Ni लगा दो। तो आपसे n पूछा है, ई को अंदर डाल देंगे तो ई स्क्वायर बन जाएगा। ई को अंदर डाल दें तो ई स्क्वायर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताइए? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, बता दें। फोर्थ सही है। और कोई 16 तक? और कोई 16 तक? ठीक है, अगला पेज खोलें। तीसरा पेज है 16 से लेकर 24, 16 से लेकर 24।
16 से लेकर 24। देव प्रभा कह रही है 21। देव प्रभा कह रही है 21। बेटा ये तो क्लास का सवाल है, वी दे रखा है और ई निकालना है। देव प्रभा जी ये सवाल मत पूछें बेटा, ये तो क्लास में करा रखा है बेटा, वी से ई। ऐसे 4 सवाल कराए थे, 4 होमवर्क में दिए थे। आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए आप सॉल्यूशन रेफर करें। मैंने हैंडआउट वाले फोल्डर में ही सॉल्यूशन भी डाल दी है बिगनर बॉक्स के एक्सरसाइज 1, 2, 3 के। ठीक है देव प्रभा, ओके बेटा, ये बेटा ऐसा हमने कर रखा है। अब आइए 25 से लेकर 30 तक, 25 से लेकर 30 तक। एनी डाउट बेटा? 29, 29, 29, 29 कह रहे हैं बच्चे काफी मेरे। 29 बेटा, 29 ऐसा कराया था क्या क्लास में? प्लीज मुझे गाइड करें, 29 क्लास में हो रखा है क्या? 29 प्लीज मुझे गाइड करें। हाँ जी सर हो गया, यस सर, यस सर, यस सर, प्लीज मुझे गाइड करें 29 हैंडआउट में। यस सर, यस सर, डन डन डन, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। तो जिन्होंने 29 पूछा है प्लीज आप हैंडआउट रेफर कर लीजिए, प्लीज आप हैंडआउट रेफर कर लीजिए। आगे लास्ट पेज में आइए, लास्ट पेज में बताइए कौन सा नंबर रह गया, लास्ट पेज में बता दीजिए कौन सा है, लास्ट पेज में कौन सा है? एक ही क्वेश्चन है 31। ठीक है 31 बताइए, 31 ऑल डन। ठीक है, अब बताइए क्या एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है क्या? डन डना डन डन, एक्सरसाइज 2 डन। शानदार तरीके से एक्सरसाइज 2 करिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने 7 लेक्चर में ही, आज इलेक्ट्रो का 8 लेक्चर है, 7 लेक्चर में ही आपने एक्सरसाइज 2 निपटा दी। फ्लूइड में ही 11 लेक्चर लगते हैं, रोटेशनल 9 से 10 लेक्चर में होता है। इलेक्ट्रो आपने 7 लेक्चर में एक्सरसाइज 2 पूरी कर ली। एक्सरसाइज 2 मतलब पिछले 10 साल के सवाल, सारे टॉपिक के सवाल आपने निपटा दिए। अभी तो हमारे पास 3 दिन और हैं, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। कूलम्स फोर्स पूरा पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, सारे सवाल करा दूंगा, AIEEE के क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो प्लीज बार बार एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छे से करिए। ठीक है दर्शी जैन, नया मॉड्यूल, नया मॉड्यूल, नया मॉड्यूल। ओके ओके, थैंक यू। बढ़े आगे, चलिए पक्की बात है, जिसने अच्छे से एक्सरसाइज 2 कर ली 2 से 3 बार, यकीन मानिए अगर आपने एक्सरसाइज 2 पिछले 15 से 20 साल के पेपर इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, IOC में कर लिए तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ अनामिका झा, पहले मॉड्यूल में एम्स के क्वेश्चन होते थे वो हटा दिए हैं, वो हमने बीच बीच में मॉड्यूल में जगह जगह पर डाल दिए हैं, वो एम्स वाले सवाल हटा दिए गए हैं नए मॉड्यूल में अनामिका झा। वो हम सब अब कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरीके से कंपेयर कर लेते हैं। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं। डन डना डन डन है क्या? एक्सरसाइज 2 शानदार बनाइए। अब 3 दिन है, अब पीछे पड़ जाइए एक्सरसाइज 3 के, एक्सरसाइज 3 के पीछे पड़ जाएं, एक्सरसाइज 3 के पीछे पड़ जाएं और हैंडआउट रिवाइज करें। आज का दिन है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक पूरा अच्छे से इलेक्ट्रो कर लें। मंडे से हम चालू करेंगे बेटा जी करंट इलेक्ट्रिसिटी, मंडे से चालू करूंगा। तो 4 दिन है, जितनी बार करेंगे उतनी बार फायदा मिलेगा। मेरी ओपिनियन है एक्सरसाइज 2 को एक बार और कर लें 2 दिन बाद, और सारे सवाल अब लाइन से करें। पहले तो आपने थोड़े थोड़े करे, जो टॉपिक पढ़ा है वो करे, छांट छांट के करे, बच्चे हुए करे, बीच बीच में करे। अब मेरे कहने पर एक्सरसाइज 2 लाइन से 1 से लेकर 31, मैक्सिमम आप मान के चलिए 1 घंटा लगेगा। कोई सवाल में अटक गए, हैंडआउट से देखेंगे तो 1.5 घंटा मान लीजिए, पर 1.5 घंटे में आपने अगर 31 सवाल सिस्टमेटिक तरीके से कर लिए, देखिए टिक नहीं करना तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला सही ना, सवाल पढ़कर पूरा रफ कॉपी में बढ़िया सॉल्यूशन। आशीष सर कैसे करते हैं आपने पहचाना ही नहीं,
इतने समय हो गया आपको पढ़ते हुए, फिर आशीष सर का तरीका देखो, पूरा डायग्राम बना के सिस्टमेटिक पूरा लिखना, पूरा डायग्राम बनाकर सिस्टमेटिक लिखना। तो वो तरीका आप भी तो अपनाओ, वो तरीका आप भी अपनाओ, तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सिस्टम, ये फॉर्मूला क्यों लगा, अगर सवाल में हल्का सा भी चेंज आ जाए तो आप उसको पहचान सकें, रटने पे नहीं जाएं कि इसका तो थर्ड आता है, इसका तो सेकंड आता है, नहीं। सवाल पढ़कर किताब को, मॉड्यूल को उल्टा करिए और खुद पूरा सॉल्व करिए, एंड तक पूरा आंसर मिलाइए और सॉल्यूशन के बाद देखें आप अपने अपने सॉल्यूशन को कि मैंने इस सवाल में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाए, कौन कौन सी बातें यूज करी। अगर आपने इतनी डिटेल एनालिसिस कर ली तो आप यकीन मानिए आपको फिजिक्स से मतलब मजा आने लग जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं और पढूं और चीजें को आगे बढ़ाऊं। फॉर्मूले याद करिए लिख लिख कर। मैंने आपको कहा है जितना आप रफ कॉपी भरेंगे, चाहे वो बॉटनी में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे फिजिकल में हो, जितनी रफ कॉपी भरेंगे यकीन मानिए 2021 में आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। जितनी रफ कॉपी भर ली आपने, याद कर करके बॉटनी जूलॉजी को रफ कॉपी में लिखो। याद करने का प्रेशर मत रखो, लिखो। लिखोगे तो वो लंबे समय तक आपके साथ याद रहेगी। याद का प्रेशर मत करो, लिखो, रफ कॉपी भरो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बॉटनी लिखो, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑर्गेनिक की रिएक्शन लिखो। अब कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर AIEEE के क्वेश्चन करना जरूरी है क्या, बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन करना जरूरी है क्या, सॉल्व एग्जांपल जरूरी है क्या, रेस जरूरी है क्या, शीतल पूछ रही है जेई मेंस के क्वेश्चन करने जरूरी है क्या। देखिए इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, आप सोचिए। जितने आप कर सकते हैं उतने अच्छे हैं, क्योंकि प्रश्न है। सॉल्व एग्जांपल अगर जरूरी नहीं होते तो क्यों देते, बिगनर बॉक्स जरूरी नहीं होते तो क्यों देते। सब खेल है टाइम का, टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको कितना समय मिल रहा है। अगर कोई एक स्टूडेंट है वो कहती है सर मेरे बायो में 12th में ही बहुत अच्छी तैयारी थी, मेरे बायो में ही 310 320 आ रहे हैं, तो वो क्या करेगी, बॉटनी जूलॉजी को उसको ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयार है, वो फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेगी कि मैं बिगनर बॉक्स भी कर लूं, सॉल्व एग्जांपल भी कर लूं, एनसीईआरटी भी कर लूं। मेरे बायो में 170 210 220 ही आते हैं, तो फिर मुझे बायो भी पढ़नी है और फिजिक्स भी पढ़नी है। अब मैं उसको अपने से कंपेयर नहीं कर सकती, अरे वो सॉल्व करती है तो मैं भी करूं, वो बिगनर बॉक्स करती है, नहीं। ऐसा कहीं लिखा हुआ कि ये जरूरी है, वो जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। बेटा जितने प्रश्न करोगे उतने सब सही है। डिपेंड करता है आपके पास टाइम क्या है, इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है। तो प्लीज ऐसे सवाल नहीं पूछें कि बिगनर बॉक्स जरूरी है क्या, सॉल्व एग्जांपल जरूरी है क्या, एक्सरसाइज 3 जरूरी है क्या। सभी करने हैं, जितने आप करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा समझिए। मेरे हिसाब से तो एक्सरसाइज 2 सबसे कंपलसरी है, बाकी सब जितना आप करेंगे वो आपकी रैंक को बढ़ाएगा। मिनिमम, जो मिनिमम रोटी दाल रोटी भोजन है वो एक्सरसाइज नंबर 2 है। उसके बाद जितना आप मिलाएं, फिर उसके साथ हलवा भी है, उसके साथ मिठाई भी है, आइसक्रीम भी है, पान भी है, बाद में सौंफ भी है, केक भी है, वो सब एक्स्ट्रा है। जितने आप डालते जाएंगे उतनी आपकी डाइट शानदार और रिच होती जाएगी। तो बातों को अच्छे से समझिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से आज मैंने काफी सारी आपसे बात कर ली, काफी दिनों बाद बात करी है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता, फिजिक्स पढ़ाता हूं और आज हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का इतने प्यार से सुनने के लिए। चलिए, शिखा शर्मा जी लालच कर रही हैं। शिखा शर्मा जी लालच मत करिए। शिखा शर्मा जी कह रहे हैं आप भी मैग्नेटिज्म पढ़ा दें सर। शिखा लालच ना करें,
पहले इलेक्ट्रो पढ़ें, करंट पढ़ें, कैपेसिटर पढ़ें। ठीक है शिखा, चलिए एक कल के क्वेश्चन से रिवीजन चालू करते हैं। जल्दी से पहले क्वेश्चन करके बताइए। आपसे पूछा गया इंडिविजुअल सरफेसेस में आने वाला चार्ज बताइए। फटाफट 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 करिए। इंडिविजुअल सरफेसेस पर आने वाला चार्ज बताएं। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखें, तो मैंने आपको सिखाया है और आपको हमेशा प्यार से समझाया है, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो होता है टोटल चार्ज बटा 2, Q प्लस 2Q/2 दैट इज 3Q/2। तो यहां आ जाएगा 3Q/2, यहां आ जाएगा 3Q/2। अब 2Q में से 3Q/2 यहां आ गया, तो बचा कितना? बचा कितना? तो 2Q माइनस 3Q/2। तो यहाँ Q/2 आ गया। और हम जानते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। आप रीचेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग जिसे बोलते हैं। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो Q आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2Q आना चाहिए। डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। अगर डन है तो टाइप करिए डन का D। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कल मैंने आपको सिखाया था, आज फिर लिखना सिखाता हूं। जब तक आप स्फेरिकल का पोटेंशियल लिखना नहीं सीखेंगे आप परेशान होते रहेंगे। ये फिर सिखा रहा हूं और कल थर्सडे को फिर सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें आप परेशानी होती है बच्चे को, ये हमें बात पता है। इसलिए हम खुद 3 दिन पढ़ाते हैं, हमें पता है ना, इतने साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, तो हमने बच्चों की चीजें पकड़ ली कि अच्छा बच्चा कहाँ ये बात समझने में परेशानी होता है, तो वो चीज एक दिन क्यों पढ़ाओ, 3 दिन सिखाओ थोड़ी 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 थोड़ी, तो धीरे धीरे बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। बस खत्म। अब देखो फिर से सीखो। मैंने आपको क्या सिखाया तरीका, ये चार्ज Q, 3 जगह पोटेंशियल, आउट लिखना हो तो K Q चार्ज खुद का चार्ज जो है अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, आउटसाइड में हमेशा सेंटर से डिस्टेंस, और सरफेस पर या इनसाइड KQ/रेडियस। इसी स्टाइल में याद करो, R छोटा r बड़ा R मत बोलो, बस इसी स्टाइल में याद करो कि आउटसाइड का फॉर्मूला KQ/KQ/ सेंटर से डिस्टेंस, और इनसाइड या सरफेस का फॉर्मूला KQ/रेडियस, इनसाइड का फॉर्मूला KQ/रेडियस। चार्ज खुद का, जो चार्ज का है, स्फीयर 2 की बात कर रहे हैं तो स्फीयर 2 पर,
स्फीयर 1 की बात कर रहे हैं तो स्फीयर 1 का चार्ज। ये तरीका बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त है, इसमें आप परेशान नहीं होते। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कोशिश करना, यहां x, यहां 3q, ये रेडियस r, ये रेडियस 2r। अब मान लो मुझे a पे लिखना है, तसल्ली से प्लीज आप डायग्राम बनाएं और अच्छे से पेन चलाएं। मुझे a पे लिखना है, बिल्कुल तरीके से लिखो। सर a पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, ए पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, इतना सिस्टमेटिक बोलें। ए पे पोटेंशियल दोनों देंगे, स्फीयर 1 भी देगा, स्फीयर 2 भी देगा, स्फीयर 1 भी देगा, स्फीयर 2 भी देगा। स्फीयर 1 के लिए पॉइंट ए कहां है, सरफेस पर। सरफेस का फॉर्मूला के क्यू, क्यू खुद का, रेडियस आर। स्फीयर 2 के लिए वो पॉइंट कहां है, इनसाइड, कौन, ए। इनसाइड का फॉर्मूला के, स्फीयर 2 का चार्ज 3q, रेडियस किसकी, 2 की रेडियस। मैं मानता हूं इसमें परेशानी आ सकती है, पर प्रैक्टिस से वो परेशानी हट जाएगी और आप और मैं मिलकर वो प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल परेशानी हटेगी, बिल्कुल परेशानी हटेगी। बस तरीके से बोलो, आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस। क्यू किसका लेंगे, खुद का। स्फीयर 1 का ले रहे हो तो स्फीयर 1 का ही चार्ज, स्फीयर 2 का लिख रहे हो तो स्फीयर 2 का ही चार्ज। बढ़ूं आगे, चलो एक बार और मेहनत कर लीजिए और इसका डर हटा दीजिए। एक बार और मेहनत कर लेते हैं। तीन स्फीयर है, ठीक है। अब मुझे लिखना है ए पर। बहुत तसल्ली से देखना, अभी आप जल्दबाजी मत करो। मैं जानता हूं आप होशियार हो, मैं मान चुका हूं आप बहुत होशियार हो, मैं पूरे मन से मान चुका हूं आप बहुत होशियार हो। अब बिल्कुल सिस्टमेटिक सुनो। ए पर पोटेंशियल कौन देगा, पहला प्रश्न। ए पर पोटेंशियल कौन देगा, पहला प्रश्न। ए पर पोटेंशियल कौन देगा, आंसर है तीनों स्फीयर देंगे, तीनों स्फीयर देंगे, तीनों स्फीयर देंगे। अब वन बाय वन सोचो। पॉइंट ए, पॉइंट ए स्फीयर 1 के लिए कहां है, सरफेस पर। यही पॉइंट ए स्फीयर 2 के लिए इनसाइड है और स्फीयर 3 के लिए भी इनसाइड है। अब सरफेस का फॉर्मूला के, स्फीयर 1 का चार्ज अपॉन रेडियस। इनसाइड का फॉर्मूला रेडियस, रेडियस किसकी, 2 की। इनसाइड का फॉर्मूला रेडियस, रेडियस किसकी, 3 की। आएगा, आएगा, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करिए, भगवान पर भरोसा रखिए, माता पिता का साथ रखिए, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रैक्टिस से सब समझ में आता है। बिल्कुल सिस्टमेटिक कि सर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कौन देगा, आंसर इस तीनों देंगे। फिर सोचो ये पॉइंट स्फीयर 1 के लिए कहां है, आओ पूरा सेंटेंस बोलें। पॉइंट ए स्फीयर 1 के सरफेस पर है। पॉइंट 2, पॉइंट ए स्फीयर 2 के लिए इनसाइड है। पॉइंट ए स्फीयर 3 के लिए भी इनसाइड है। डंडनाडंडन, डंडनाडंडन, डंडनाडंडन। अब मान लो सी पे लिखना है, आओ मेरे प्यारे बच्चों सी पे लिखते हैं, तो सी पे तीनों स्फीयर देंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों सी पर लिखते हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चों सी पे लिखते हैं, तो सी पर तीनों देंगे। तीनों देंगे तो बताइए ए के लिए कहां है, ए के लिए स्फीयर 1 के लिए आउट है,
स्फीयर 2 के लिए भी आउट है, स्फीयर 3 के सरफेस पर है। आउट का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय सेंटर से दूरी, हमेशा सेंटर से नापेंगे, सेंटर से दूरी बताइए सी। आउट का फॉर्मूला के क्यू बाय सेंटर से, हमेशा सेंटर से दूरी सी, और सरफेस का रेडियस, तीसरे की रेडियस सी। तीनों में सी आएगा, तीनों में सी आएगा, डंडना डंडन है क्या, तीनों में सी आएगा। सही है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ये एक बढ़िया एक सवाल है। पहले कुछ इस सवाल की बेसिक बातें समझिए। क्या मैं विजिबल हूं, क्या मैं दिख रहा हूं, क्या आप मुझे देख पा रही हैं, क्या आप मुझे देख पा रही हैं? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस तरह के सवाल को समझिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट इससे पहले आपके दिमाग में आने चाहिए। ये दो स्फेरिकल शेल हैं, इसको आपने एक वायर से जोड़ दिया। अब आप बताइए वायर से जोड़ने पर होगा क्या। स्वाभाविक है, जब भी दो कंडक्टर्स को वायर से जोड़ देते हैं, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई पोटेंशियल टू द बॉडी एट लो पोटेंशियल। कब तक, कब तक, जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पहली बात, चार्ज सेम नहीं हो जाए, अच्छे शब्द बोलिए, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, चार्ज फ्लो करेगा। ये गलत सेंटेंस है। चार्ज बड़े चार्ज से छोटे चार्ज की तरफ जाएगा, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ जाएगा, बड़े स्फीयर से छोटे स्फीयर पे जाएगा, सब गलत है। अच्छा सेंटेंस बोलिए, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा, चार्ज कंजर्व रहेगा या इधर उधर उड़ जाएगा हवा में? टोटल चार्ज जितना है इस पर अभी भी उतना भी बाद में रहेगा, ये मानते हैं। अभी कितना चार्ज है इनिशियली, टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस -3। टोटल तो हमेशा इतना ही रहेगा। ये बातें सब क्लियर हैं, टोटल तो हमेशा यही रहेगा। अब चार्ज इधर से उधर भागेगा, तो मैंने मान लिया अंदर वाले पे नया चार्ज x है। कितना मान लिया, नया चार्ज x है।
तो बताइए बाहर वाले पे कितना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। 100 रुपए थे, एक के पास x आ गया तो दूसरे के पास, एक के पास x आ गया तो दूसरे के पास 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, बिल्कुल सेम। अंदर x आ गया तो बाहर -2q माइनस एक्स होगा। फिर से दोनों को ऐड करके देख लो, फिर से दोनों को ऐड करके देख लो। आना ही चाहिए था। तो बहुत छोटी सी बात है, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं? यहां तक सब क्लियर है क्या? यहां तक सब क्लियर है? फिर से इन बातों को ध्यान से सुनिए, बातों को ध्यान से सुनिए, बातें दिमाग में बैठेंगी तो आपको मजा आएगा। देखिए आशीष सर, दोनों स्फेरिकल शेल को एक वायर से जोड़ा है, ठीक है सर। वायर से जोड़ने पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, पहली बात। दूसरी बात, जितना टोटल चार्ज रहेगा वो तो आशीष सर कंजर्व ही रहेगा, चार्ज हवा में तो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, वैसे ही कोरोना चल रहा है, कहां जाएगा चार्ज, तो चार्ज तो टोटल कंजर्व ही रहेगा। अभी इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, -2q, तो बाद में भी -2q रहेगा। पापा के पास टोटल 100 रुपए थे, मुझे x दिए तो छोटे भाई को कितने दिए, मुझे x दिए तो छोटे भाई को कितने दिए, 100 माइनस एक्स। मुझे x दिए, पापा की मैं परी हूं, पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, पापा की मैं परी हूं, मुझे x दिए तो दूसरे को कितने देंगे, 100 माइनस एक्स। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है। बस अब मैंने आपको सारे फंडे बता दिए, अब क्या करना है, इन दोनों को आपने क्या किया है, वायर से जोड़ा है। यहां 0.1 लें, यहां 0.2 लें, क्या V1 बराबर V2 होगा, ये कॉन्सेप्ट बताइए। क्या V1 बराबर V2 होगा, ये कॉन्सेप्ट बताइए। क्या V1 बराबर V2 होगा, ये कॉन्सेप्ट बताइए। हाँ, जिया मिश्रा कह रही है सर इनसाइड तो Q है। बेटा ये इनिशियल सिचुएशन थी, बिफोर कनेक्शन द वायर। बेटा ये फाइनल सिचुएशन है, चार्ज का लेन देन हुआ, चार्ज इधर से उधर भागे, और ये चार्ज के लेन देन के बाद है। जिया मिश्रा, आई होप आपको अपना डाउट का क्वेरी मिल गई होगी। जो चार्ज इनर पे Q है बेटा वो इनिशियल है, आफ्टर कनेक्शन चार्ज इधर उधर भागेंगे, और हमने मान लिया अब फाइनल चार्ज x हो जाएगा। जिया मिश्रा, जिया मिश्रा, आई होप मैंने आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया है। ठीक है, तो अब बताइए 1 और 2 पे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। अब जिसने 1 और 2 पे पोटेंशियल लिखना सीख लिया उसके मजे आ जाएंगे। अब 1 पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, स्फीयर 1 भी देगा, स्फीयर 2 भी देगा। अब ध्यान से लिखें, ध्यान से लिखें, बताइए स्फीयर 1 कितना देगा, स्फीयर 1 कितना देगा, स्फीयर 1 कितना देगा। 1 के लिए सरफेस है k q बाय रेडियस, 1 स्फीयर 2 के लिए आउटसाइड है या इनसाइड है, इनसाइड, k q बाय रेडियस। इसी तरह 2 पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, स्फीयर 1 भी देगा, स्फीयर 2 भी देगा। स्फीयर 1 के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है तो k q बाय सेंटर से डिस्टेंस, स्फीयर 2 के लिए पॉइंट सरफेस पर है k q बाय रेडियस। हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बताइए कौन सा स्टेप कठिन लगा, इसको मैं बोल रहा हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, कौन सा वापस समझा दूं, कौन सा वापस समझा दूं। 4 स्टेप बोल दिए मैंने, बताइए कौन सा वापस समझा दूं। कोई नहीं, कोई नहीं, सब समझ में आ गया, कोई नहीं, कोई नहीं। सही है, बहुत बढ़िया। तो ये तो कट ही गया, तो के एक्स आई बार के एक्स बाय 2r, इसको वहां ले जाइए, के एक्स बाय आर माइनस के एक्स बाय 2r। तो k कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0।
अब ये जीरो कब हो सकता है? के जीरो हो नहीं सकता, रेडियस जीरो हो नहीं सकती, ये जीरो हो नहीं सकता। इट मींस एक्स को जीरो होना पड़ेगा। ये तभी जीरो हो सकता है जब एक्स को जीरो होना पड़ेगा। जिसको भी पोटेंशियल लिखने में डाउट आ रहा है वो पुरानी स्लाइड फिर से देखे। कल भी मैंने सिखाया था किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना, आज भी सिखाया है, कल फिर सिखाऊंगा। जिसको पोटेंशियल लिखने में डाउट आ रहा है वो स्लाइड फिर से देखिए, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल लिखना धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है। अब x आ गया जीरो, तो बताइए फाइनली इस पे कितना चार्ज आ गया? जीरो, और बाहर -2q -0 -2। तो आपसे पूछे फाइनल चार्ज बताओ, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो इनर पे कितना आंसर? जीरो, आउटर पे -2। बताइए डन 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 है क्या? लास्ट स्टेप वापिस बता देता हूं प्रांजल सिरवी। अरे जिया मिश्रा, इनसाइड तो क्यू पहले था बेटा, कनेक्शन के बाद अब ये नए चार्ज आ गए। जिया मिश्रा, इनसाइड Q और -2Q ये पहले के चार्ज थे, कनेक्शन के बाद अब नए चार्ज माने हैं जिया। जिया मिश्रा एक ही बात पे अटक गई, इनसाइड तो Q है। हाँ इनसाइड Q है जिया, पर ये बिफोर कनेक्शन है, आफ्टर कनेक्शन नए चार्ज आएंगे। डन 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 है क्या? डन 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 है क्या? बिल्कुल आ जाएगा, आप चिंता ही नहीं करें, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। पोटेंशियल लिखना सीख लेंगे ना तो बात बन जाएगी। पोटेंशियल लिखना सीख लें, बार बार पोटेंशियल लिखना सीखें। कैसे लिखा जाएगा? आउटसाइड, सरफेस पर, इनसाइड, वो इंपॉर्टेंट है। बोलो बढ़ूं क्या आगे? डन डना डन डन। एक्स जीरो कैसे आया बेटा? लास्ट स्टेप में क्या होगा? लास्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? के जीरो हो नहीं सकता, रेडियस जीरो हो नहीं सकती, ये टर्म जीरो हो नहीं सकती, फिर ये टर्म जीरो कब होगी? इंप्लाइज जब एक्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए एक्स को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है श्रेया अग्रवाल? श्रेया अग्रवाल ठीक है बेटा? अन्वेषा, अनामिका झा कह रही है V1 बराबर V2 क्यों कर दिया? अनामिका, दोनों स्फेरिक को वायर से जोड़ा है, वायर से जोड़ने के बाद चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसलिए V1 बराबर V2 की अनामिका झा। चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करना, अर्थ से कनेक्ट करना। और याद करिए द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी जीरो। हम अर्थ का पोटेंशियल क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। और अगर आपने किसी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ दिया, ये अर्थिंग का सिंबल है, ये अर्थिंग का सिंबल है। सोचिए अगर आपने किसी, व्हेनेवर अ कंडक्टर इज अर्थेड, कंडक्टर को आपने अर्थ कर दिया, इट मींस इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। बात वही है, जब भी हम वायर से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब अर्थ का तो पोटेंशियल जीरो है, तो किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ से जोड़ोगे तो चार्ज का लेन देन इस प्रकार होगा कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। सही है? डन है क्या? बढ़ूं आगे? हाँ प्रांजल सिरवी। चलिए अब कुछ अर्थिंग के सवाल कर लेते हैं। दो मेरे पास अर्थिंग के सवाल हैं बड़े फेमस, ये एक मैं करूंगा, एक आप कर लीजिएगा।
तो 2 आप कर लेंगे अच्छे से, एक और ये वाला कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अर्थ का पोटेंशियल एज्यूम टू बी 0 होता है, साक्षी कटारे। अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मान के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी 0, साक्षी कटारे। ओके चलिए अब देखना, अच्छे से शब्दों को समझना। वो कह रहा है इनर को अर्थ कर दिया, ये इनिशियल चार्ज है। जिया मिश्रा बार बार मत पूछना, ये इनिशियल चार्ज है। अब आपने अंदर वाले को अर्थ किया, इनर को, आउटर को कुछ नहीं किया ना, इसको वायर से जोड़ा ना अर्थ किया, मतलब आउटर पे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इनर को किया तो इनर अर्थ से लेन देन करेगा, क्या करेगा, अर्थ में दे भी सकता है, अर्थ से ले भी सकता है, हमें नहीं पता। हमने मान लिया उस पे नया चार्ज कितना आ गया, x। पहले इस बात को ओके करें तभी आगे बढ़ूंगा। इस बात को पहले आप ओके कर लें तभी आगे बढ़ेंगे। सर अब सर टोटल चार्ज कंजर्व नहीं करेंगे, अरे टोटल चार्ज तो तब कंजर्व करते हैं ना जब आपस में लेन देन होता। आउटर वाले को तो ना तो आपने इनर से जोड़ा है ना उसकी अर्थिंग करी है, तो आउटर वाला तो बिल्कुल आइसोलेशन में है। आउटर वाला तो बिल्कुल आइसोलेशन में है। अब अंदर वाले पर x क्यों माना, अंदर वाला स्फीयर अर्थ से लेन देन करेगा एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन लेट द न्यू चार्ज बिकम x। आप कहोगे सर फिर अंदर वाला q कहां गया, अरे कहीं नहीं गया, वो तो लेन देन हुआ, उसमें कुछ कम हुआ होगा कुछ ज्यादा हुआ होगा, हमें नहीं पता, हमने तो नया चार्ज कितना मान लिया x। कई बच्चे सोचते हैं सर अर्थिंग करने पे चार्ज 0 हो जाता है, ऐसा नहीं है। अर्थिंग करने पे चार्ज 0 नहीं होता, अर्थिंग करने पर वहां का पोटेंशियल 0 होता है। सही है। सौम्या गहलोत 0 नहीं आएगा बेटा, अर्थिंग करने पे चार्ज 0 नहीं होता, अर्थिंग करने पर पोटेंशियल 0 होता है। चार्ज कितना होगा हमें नहीं पता, हमने x मान लिया। अगर 0 आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल 0 होता है। बोलिए डन है क्या यहां तक, बढ़ू आगे, ठीक है। तो मैंने यहां पॉइंट ले लिया ए। अब पहला कॉन्सेप्ट वो देखते जाइए आप। पहला कॉन्सेप्ट ए पर पोटेंशियल 0 होगा, इसमें हाँ भरिए, धीरे धीरे आगे हाँ भरिए। क्या ए का पोटेंशियल 0 होगा, बिकॉज आपने उसको अर्थ कर दिया, अर्थ करने पे पोटेंशियल 0 होता है, बहुत बढ़िया। अब ए पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, आशीष सर स्फीयर 1 भी देगा और स्फीयर 2 भी देगा, स्फीयर 1 भी देगा, स्फीयर 2 भी देगा। स्फीयर 1 के लिए ये सरफेस पर है, सरफेस का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस, जबकि स्फीयर 2 के लिए ये इनसाइड है और इनसाइड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस, क्यू 2 का रेडियस भी 2 की, खत्म। बार बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आएगा, घबराने की कहीं बात नहीं है। बताइए, तसल्ली से देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए। डन है क्या, चलिए एक और करते हैं। आउटर शेल पर का चार्ज चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल तो बदल ही जाएगा सीमा चौधरी, पोटेंशियल तो बदलेगा ही क्योंकि अंदर वाले पे चार्ज बदल गया। पर हम उसकी चर्चा क्यों करें, हमसे पूछा ही नहीं गया, हमें तो अंदर वाले पे चार्ज पूछा है।
आइए सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार और रिव्यू कर लेते हैं ताकि मन खुश हो जाए। आइए सभी कॉन्सेप्ट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहला सुनिए, पहला सुनिए, जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। याद रखिए, पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं होता। जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 डन है क्या? डन है क्या? चलिए सेकंड, सेकंड कॉन्सेप्ट सुनिए। जिसको भी आपने अर्थिंग करी है वो अर्थ से चार्ज का लेन देन करेगा। क्या करेगा हमें नहीं पता, वो अर्थ में दे भी सकता है, अर्थ से ले भी सकता है। सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसकी भी आपने अर्थिंग करी है वो चार्ज का लेन देन करेगा। वो अर्थ से चार्ज ले भी सकता है, अर्थ को चार्ज दे भी सकता है। तो हमेशा आपने जिसकी अर्थिंग करी उस पर नया चार्ज एक्स मान लिया करें। पुराने चार्ज को दिमाग से हटा दें। वो इधर उधर चला गया वो हमें नहीं पता, हम नया चार्ज मान लें एक्स। बताइए सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? डन डनाडन डन, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। चलिए अगला देखें। अब देखो क्या कह रहा है। R1 R2 है, आउटर को क्यू दिया, अंदर की अर्थिंग कर दी। अब अंदर की अर्थिंग करने से लेन देन होगा और जिसकी भी अर्थिंग करें उस पर नया एक्स मान लें, उस पर नया एक्स मान लें। इसने क्यू डैश माना है तो ठीक है, क्यू डैश मान लो। हम तो एक्स मान रहे हैं तो एक्स मान लिया। बाहर वाले पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों हो पूरा देश जानना चाहता है बाहर वाले पे चार्ज क्यों नहीं चेंज होगा। तो आपका आंसर हो, सर मैंने बाहर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ना उसको अर्थिंग किया है ना उसको इनर से जोड़ा है, इसलिए बाहर वाले पे कोई चेंज नहीं होगा। तो पूरा देश जानना चाहता है बाहर वाले शेल पर चेंज क्यों नहीं होगा। बाहर वाला शेल बिल्कुल आइसोलेटेड है, बाहर वाला शेल बिल्कुल आइसोलेटेड है। ना तो आपने उसको कनेक्ट किया है ना उसकी अर्थिंग करी है। बस खत्म। अब क्या करें, यहां पे एक पॉइंट ले लें, यहां पर एक पॉइंट ले लें। ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2। तो पॉइंट ए पे जीरो पोटेंशियल, ए पे कौन कौन देगा? स्फीयर 1 के कारण भी आएगा, स्फीयर 2 के कारण भी आएगा। 1 के लिए कहाँ है, ये सरफेस पर है, और 2 के लिए कहाँ है, इनसाइड है। तो सरफेस का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस, इनसाइड का होता है के क्यू बाय रेडियस। तो के एक्स बाय आर वन इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर टू। के से के कट जाएगा, एक्स माइनस क्यू आर वन बाय आर टू। बताइए बच्चों, अर्थिंग की बात समझ में आई क्या? बताइए बच्चों, खुलकर बताओ, अर्थिंग की बात समझ में आई क्या? डर हटा क्या बच्चों अर्थिंग का? अरे आपने कमाल कर दिया है, कमाल। 6 दिन में आपने इलेक्ट्रो की एक्सरसाइज 2 कर दी, इससे बड़ा कमाल क्या होगा सोचो। और अभी तो 3 दिन और हैं, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 4 दिन। 4 दिन आप इलेक्ट्रो और पढ़ोगे तो मतलब मजा आ जाएगा, मजा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अर्थिंग बच्चों को यूं ही परेशान होती है, अर्थिंग से कहीं दिक्कत नहीं। आपने कमाल कर दिया है, कमाल। इतनी मेहनत कर ली आपने कि आपने एक्सरसाइज 2 निपटा दी। एक्सरसाइज 2 निपटा दी, कितनी बड़ी बात है, आप देखिए।
चलिए एक अगला सवाल करते हैं। ये आईआईटी का वैसे एग्जाम्पल था, आईआईटी में आया हुआ था, हमने अपने सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है और एक बार एम्स में भी आया है, एक बार एम्स में भी आया है, सॉल्व एग्जाम्पल भी है अपने एम्स में भी आया हुआ है। आइए कर लेते हैं, कहीं डरने की बात नहीं है। पहले आप पढ़ लीजिए। सबसे पहली इसमें समस्या है, इसने चार्ज नहीं दिया, इसने सिग्मा दे दिया। हमें तो जो फॉर्मूले याद होते हैं वो चार्ज के रूप में याद होते हैं, तो आप चाहें तो सिग्मा को चार्ज से कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। सिग्मा को आप चार्ज से कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। कई बच्चे तो सिग्मा को चार्ज से कन्वर्ट कर लेते हैं, कई फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। जैसे सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया। एरिया किसका? स्फीयर का सरफेस एरिया, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो फॉर्मूला चेंज कर देते हैं कहीं, तो इनसाइड और सरफेस का फॉर्मूला आपने याद किया था के क्यू बाय रेडियस, तो के क्यू की जगह रख दिया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, फिर के की जगह रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आर से आर तो कट ही गया। तो आपने कहीं मॉड्यूल में भी देखा होगा एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है, मैं तो याद नहीं करता, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती, काय को याद करना, अपन तो इसी से काम चल जाता है। आउट का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, तो के की जगह डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो यह आएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इतने डरावने फॉर्मूले याद करने की मैं तो नहीं मानता कि इसकी कोई आवश्यकता है। और एग्जाम्पल में ऐसे दे रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप तो ज्यादा बेहतर है इस सिग्मा की जगह ही क्या मान लीजिए, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है। हाँ Q निकाल सकते हो ना आप, सिग्मा इंटू एरिया, तो Q1 आप लिख सकते हो ना सिग्मा, पहले का एरिया क्या होगा 4 पाई ए स्क्वायर, दूसरे का Q2 सिग्मा माइनस सिग्मा है इंटू एरिया, उसका एरिया 4 पाई वी स्क्वायर। Q3 सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा कितना है उसका, सिग्मा एरिया, उसकी रेडियस सी है। तो ज्यादा बढ़िया है क्यू निकाल लो ना, फिर क्यू को पुट करते जाओ, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इसने दो प्रश्न पूछे हैं, एक तो पूछा है ए बी और सी पर पोटेंशियल बताओ, ये तो पहला प्रश्न है, और फिर दूसरा बोला कि अगर VA बराबर VC है तो फिर बताओ कंडीशन क्या होगी। तो अपन कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो मैं तो Q से करना चाहता हूं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये स्फीयर 1, ये 2, ये 3। तो A पे पोटेंशियल, B पे पोटेंशियल, C पे पोटेंशियल। A पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, स्फीयर 1 देगा, 2 देगा। जिसको पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आ रही है वो पुरानी स्लाइड फिर से देखे, वहीं से समझ में आएगा। इशिका सक्सेना जी, आपने सवाल पूछा था, देखो अब आ जाएगा। इशिका सक्सेना, आपने बेटा ये सवाल पूछा था, अब हो जाएगा बेटा। बेटा इशिका, चलो ठीक है। अब देखना फॉर्मूला वही है, अगर इनसाइड और सरफेस पे हो तो के क्यू बाय रेडियस, अगर इनसाइड और सरफेस पे हो तो के क्यू बाय रेडियस, और आउटसाइड हो तो के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस। बस ये लगाइएगा, ठीक है, और मस्त रहिएगा। स्फीयर 1 के लिए सरफेस पर है तो के क्यू बाय रेडियस, 2 के लिए पॉइंट ए इनसाइड है के क्यू बाय रेडियस, 3 के लिए भी इनसाइड है के क्यू बाय रेडियस, खत्म। 1 के लिए पॉइंट बी आउटसाइड है के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस बी। 2 के लिए सरफेस पर है के क्यू बाय रेडियस, 3 के लिए इनसाइड है के क्यू बाय रेडियस। 1 के लिए आउटसाइड है के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस सी, 2 के लिए भी आउटसाइड है के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस, 3 के लिए सरफेस पर है।
बता दीजिए। मैंने तो धमाधम लिख दिया, शायद आपके ऊपर से चला गया होगा, मुझे पूरी आशा है। आपके ऊपर से चला गया होगा, मुझे पूरी आशा है। नहीं गया? बहुत बढ़िया। तो ये तो आ गया तीनों का पोटेंशियल, ये तो आ गया तीनों का पोटेंशियल, ये तो आ गया तीनों का पोटेंशियल, ये तो आ गया तीनों का पोटेंशियल। अब आपको कंडीशन दे रखी है, आपको कंडीशन दे रखी है कि ए और सी को बराबर कर दीजिए। ये तो तीनों का पोटेंशियल आ गया। इसने ये वाले फॉर्मूले लगाए जो मैंने आपको दिखाए थे। फिर ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। अब आप इस कंडीशन को यूज कर लीजिए, इस कंडीशन यूज कर लीजिए, तो आंसर आएगा सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। तो इस कंडीशन को आप यूज कर लीजिए, तो आंसर आएगा सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान है। रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो मजा आ जाएगा। कल हमारा टारगेट रहेगा कैविटी इनसाइड द कंडक्टर और कूलम फोर्स चालू करूंगा। अब वो पढ़ाऊंगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और आप खुद देखो जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगले 3 दिन आप वो पढ़ाओगे जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप सबसे कम इंपॉर्टेंट है? आपका मन जानता है कि अगले 3 दिन के पढ़ाने से पहले ही आपने एक्सरसाइज 2 पूरी कर ली, अगले 3 दिन पढ़ाने से पहले एक्सरसाइज 2 कर ली। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुझे छोड़ के जाना है। ऐसा अगर होता कि उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं तो हम पढ़ाते ही क्यों? 3 दिन में आपको कोई नया चैप्टर पढ़ा देते। करना सब है, कुछ भी आ सकता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सर उसकी चांसेस कम है, क्योंकि आशीष सर एक्सरसाइज 2 में पिछले 10 सालों में वो क्वेश्चन नहीं आया है। सही है क्या? डन डना डन डन है क्या? चलिए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मन से पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। कल हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और उसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।